हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच घने कोहरे में लिपटा हुआ आशापुरी गांव बसा था। कभी खुशहाल रहने वाला यह गांव अब वीरान था, जो एक भूतिया अतीत का प्रमाण था। गांव वाले बेचैन आत्माओं और प्राचीन श्रापों के बारे में फुसफुसाते थे। हवा में अजीब घटनाओं और अस्पष्टीकृत घटनाओं के किस्से तैरते थे। आशापुरी अलग थलग रहा। बाहरी लोगों ने कहानियों से डरकर इससे किनारा कर लिया। गांव समय के साथ जम गया। उसकी खामोशी टूटती हुई इमारतों से गुजरती हवा की सीटी से ही टूटती थी। हवा में भय का स्पष्ट आभास था। यह रहस्यों की जगह थी, जहां चांदनी में परछाइयां नाचती थीं और अतीत मरने से इनकार करता था। शर्मा परिवार गांव की भयावह प्रतिष्ठा से बेखबर एक उज्जवल धूप वाली सुबह आशापुरी पहुंचा। एक शांतिपूर्ण जीवन के वादे से प्रेरित होकर वे उस अंधेरे से अनजान थे जो उनका इंतजार कर रहा था। रोहन, उसकी पत्नी प्रिया और उनके 2 छोटे बच्चों वाला परिवार आशा और उत्साह से भरा हुआ था। गांव के किनारे पर उनका नया घर, एक आकर्षक झोपड़ी, एक आदर्श आश्रय की तरह लग रहा था। जैसे ही उन्होंने सामान खोला और घर में बस गए, परिवार उन देखने वाली निगाहों से बेखबर रहा जो उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। गांव ने अपनी सांसें थाम रखी थीं, ये देखने के लिए कि क्या ये परिवार उन लोगों के भाग्य का शिकार होगा जो उनसे पहले आए थे। अपने नए घर में पहली रात शर्मा परिवार पर छा गई, जिससे झोपड़ी एक भयानक सन्नाटे में डूब गई। जैसे ही अंधेरा गांव में छा गया, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। घर में एक ठंडी हवा घुस गई जो खाली हॉल में फुसफुसा रही थी। अनदेखे पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा गई। प्रिया ने देखा कि उनका कुत्ता, जो आमतौर पर उग्र रहता था, एक कोने में दुबका हुआ है और धीरे से फुसफुसा रहा है। रोहन ने इसे अपरिचित परिवेश के कारण बताते हुए उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया। हालांकि जैसे जैसे रात बढ़ती गई, घटनाएं और भी भयावह होती गईं, जिससे परिवार की नई नई शांति पर एक अशुभ छाया पड़ गई। उस रात प्रिया को नींद नहीं आई। डर की भावना उसे जगाए रखती थी। अचानक उसने अपनी बेटी के डर से चीखने की आवाज सुनी। अपनी बेटी के कमरे में भागते हुए प्रिया ने उसे बिस्तर पर दुबके हुए खिड़की की ओर इशारा करते हुए पाया। प्रिया ने एक सायेदार आकृति को रात में तेजी से गायब होते देखा। घबराकर उसने रोहन को जगाया। उसने घटना को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेटी की आंखों में जो डर था वह प्रिया की अपनी बढ़ती बेचैनी को दर्शाता था। अगली सुबह उन्होंने अपने सामने के दरवाजे पर अजीबोगरीब निशान खुदे हुए पाए। गांव वाले जब उनसे पूछताछ की गई तो चुप्पी साधे रहे। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, असाधारण गतिविधियां बढ़ती गईं। वस्तुएं अस्पष्टीकृत रूप से हिल गईं। रात के सन्नाटे में विलीन आवाजों ने उनके नाम पुकारे। बच्चे डरे हुए अपने कमरे से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। रोहन और प्रिया, उनका शुरुआती संदेह दूर हो रहा था। उन्हें भयावह वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका घर प्रेतबाधित था। जवाबों के लिए बेताब वे गांव के मुखिया माया नाम की एक कमजोर बूढ़ी औरत के पास गए। माया ने डर और दया के मिश्रण से भरी आंखों से आशापुरी की सच्चाई का खुलासा किया। उसने एक तामसिक आत्मा, एक अन्याय की शिकार महिला के बारे में बताया, जो बदला लेने के लिए गांव में भटकती रहती है। माया के शब्दों ने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया। गांव वाले आतंकित होकर अपने घरों को छोड़कर चले गए और आशापुरी को उसके भाग्य पर छोड़ दिया। उसकी आत्मा शांति न पा सकी। उसने गांव को शाप दिया। वहां रहने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति से बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने बताया कि वह आत्मा रानी पद्मावती की थी, जिसे सदियों पहले धोखा दिया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। शर्मा परिवार भयभीत होकर महसूस किया कि वे एक बुरे सपने में फंस गए हैं। उन्होंने जाने के बारे में सोचा, लेकिन अपने घर को छोड़ने के विचार ने उन्हें एक अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास कराया। वे श्राप को तोड़ने, रानी पद्मावती को शांति पाने में मदद करने और गांव को उसके क्रोध से मुक्त करने के लिए दृढ़ थे। पास रहो सब लोग। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें माया के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन हमें करना होगा। ये हमारे परिवार के लिए और हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है। हमारे परिवार के लिए और रानी पद्मावती के लिए हमें यह करना ही होगा।
मैं डर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हम यह सब मिलकर कर सकते हैं। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। मुझे डर नहीं लग रहा है। हम सब मिलकर इस डर का सामना करेंगे। ठीक है, शायद थोड़ा सा, लेकिन हमें बहादुर बनना होगा। डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। माया के गुप्त निर्देशों के द्वारा निर्देशित शर्मा परिवार रानी पद्मावती की आत्मा को शांत करने के लिए एक खतरनाक खोज पर निकल पड़ा। यह यात्रा आसान नहीं थी। वे प्रेत बाधित जंगल के बीचों बीच विश्वासघाती रास्तों से गुजरते हुए और अपने गहरे डर का सामना करते हुए आगे बढ़े। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर कदम खतरे से भरा था। हर परछाई में खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हालांकि उनका दृढ़ संकल्प कम नहीं हुआ। वे अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे। वे एक नए उद्देश्य से प्रेरित थे, अतीत की गलतियों को सुधारना और आशापुरी में शांति लाना। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मिशन था। उनकी यात्रा केवल अस्तित्व के बारे में नहीं थी, यह मुक्ति के बारे में था, खुद के लिए और उस पीड़ित आत्मा के लिए जो उनके घर में भटकती थी। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था। यही जगह होनी चाहिए। यह वही स्थान है जहां हमें अनुष्ठान करना है। महल, यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक भयानक है। इसकी दीवारें जैसे सदियों का दर्द बयां कर रही हैं। इन चित्रों को देखो, ये चित्र जैसे जीवित हो उठे हैं। ये उसकी कहानी कहते हैं। ऐसा दुख और अन्याय, हर चित्र में एक गहरी पीड़ा छिपी है। क्या यहीं पर हम अनुष्ठान करते हैं पिताजी? यह स्थान बहुत ही डरावना है। यहाँ बहुत ठंड है, जैसे हवा हमारा इंतजार कर रही हो। यह ठंड असामान्य है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास हो। माया के मार्गदर्शन का पालन करते हुए उन्होंने रानी पद्मावती के परित्यक्त महल का पता लगाया, जो अब खंडहर में बदल गया था। जंगल ने निगल लिया था। महल की दीवारें अब भी उसकी भव्यता की गवाही देती हैं। अंदर उन्हें एक प्राचीन कक्ष मिला, जिसकी दीवारों पर रानी की दुखद कहानी को दर्शाते हुए फीके भित्ति चित्र थे। हर चित्र में एक कहानी छिपी थी। कक्ष के केंद्र में एक एकांत मकबरा था, जिसकी सतह ठंडी और भव्य थी। यह मकबरा जैसे रानी की आत्मा को समर्पित था। माया के निर्देशानुसार उन्होंने एक प्राचीन अनुष्ठान किया, प्रार्थना की और रानी पद्मावती पर हुए अन्याय के लिए क्षमा मांगी। यह अनुष्ठान सदियों पुराना था। जब वे प्राचीन छंदों का जाप कर रहे थे, तो हवा प्रत्याशा से भर गई। उनकी आवाजें खामोश कक्ष में गूंज रही थी। हर शब्द जैसे रानी की आत्मा तक पहुंच रहा था। उन्होंने रानी की क्षमा और मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए अपने दिल की बात कही। उनकी प्रार्थनाएं जैसे रानी की आत्मा को शांति देने के लिए थीं। रुकिए सब लोग, कुछ हो रहा है। यह कुछ असामान्य है। हमें सतर्क रहना होगा। प्रकाश, ये बहुत तेज है। जाप करते रहो, रुको मत। ये प्रकाश हमें मार्ग दिखा सकता है। मैं भी इसे महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी जगह जीवित हो गई हो। यह एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। वाह, क्या आपको वह महसूस हुआ? जमीन हिल रही है। ये कंपन हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही अनुष्ठान के अंतिम शब्द फीके पड़े, एक नई ऊर्जा ने पूरे वातावरण को घेर लिया। कक्ष में एक अंधाधुंध रोशनी भर गई। उनके पैरों के नीचे जमीन हिल गई और महल में एक ठंडी हवा चलने लगी। फिर जैसे ही अचानक यह शुरू हुआ, हंगामा थम गया। कक्ष में सन्नाटा छा गया, पहले से भी भारी। महल से बाहर निकलते हुए शर्मा परिवार ने माहौल में बदलाव महसूस किया। हवा जो कभी भय से भरी हुई थी, अब हल्की, स्वच्छ महसूस हो रही थी। जंगल जो पहले खतरनाक था, अब शांत लग रहा था। जैसे ही भोर की पहली किरण काले बादलों से टकराई, वे अपने दिलों में जानते थे कि रानी पद्मावती की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई सुबह जो उनके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आई थी। देखो, गांव वाले वापस आ रहे हैं। हमने कर दिखाया। हमने सचमुच कर दिखाया। गांव अब अलग लग रहा है ना? हाँ, हम हीरो हैं। आशापुरी गांव एक नए सवेरे के लिए जागा। सदियों से गांव को जकड़े हुए दमनकारी भय ने उठा लिया। गांव वाले बदलाव को भांपते हुए धीरे धीरे लौटने लगे। उनके चेहरे पर घबराहट और उम्मीद का मिला जुला भाव था। नायक के रूप में सम्मानित शर्मा परिवार का स्वागत कृतज्ञता और गर्मजोशी से किया गया। आशापुरी में जीवन लौट आया। सड़कों पर एक बार फिर हंसी गूंज उठी। गांव जो कभी अंधेरे में डूबा हुआ था, अब शांति की गर्म चमक में नहाया हुआ था। शर्मा परिवार हमेशा के लिए आशापुरी से जुड़ गया।
आखिरकार उन्हें वह शांति मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी, यह साबित करते हुए कि डर के आगे भी साहस और करुणा की जीत हो सकती है।